Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 23rd April 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of March 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about increased VAT on petroleum products, and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam economy point of view. So this article talks about recent decision of Finance Department of Assam regarding hike in VAT applied on petroleum products, and overall now VAT on petroleum products in Assam has been increased by more than rupees 5 per liter. So for this purpose the Assam Value Added Tax Act of 2003 was amended to give effect to this new tax regime. So इस आर्टिकल की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर असम सरकार ने ऐसा स्टेप क्यों लिया है. So before we proceed for analysis of this topic, let us keep some points in our mind with respect to that is important with respect to prelims exam point of view. So सबसे पहली चीज़ दैट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड लीकर हैव बीन केप्ट आउट ऑफ जीएसटी. सो जब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रोल आउट किया गया था इन 2017 तो उसमें लगभग हर तरह के इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ज्यूम कर लिया गया था, लेकिन कुछ एक प्रोडक्ट पे कुछ एक तरह के टैक्स को उससे एग्जेम्प्ट किया गया था, और उनमें से कुछ एक एक्सेप्शनल प्रोडक्ट हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, और इन सब पे लगने वाला जो वैट है उसको जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया था. सो लेट अस आल्सो ब्रीफली अंडरस्टैंड कि व्हाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वेयर केप्ट आउट ऑफ जीएसटी. क्योंकि tax on petroleum products like diesel, petrol is main source of earning of a state government apart from excise duty on liquor. तो लीकर पे एक्साइज ड्यूटी और इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे वैट से ही स्टेट गवर्नमेंट्स की बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन होती है, और एक बार अगर इसको भी जीएसटी में सब्ज्यूम कर दिया जाता तो फिर ये बेनिफिट इन स्टेट गवर्नमेंट्स का चला जाता. क्योंकि जीएसटी में आपको पता है कि अगर इंटर स्टेट ट्रेड हो तो सारा का सारा पैसा आईजीएसटी में जाता है, उसके बाद इंपोर्टर स्टेट को वो पैसा चला जाता है, और अगर इंट्रा स्टेट ट्रेड हो तो फिर उस टैक्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सेंटर के पास जाता है जिसको सीजीएसटी कहते हैं और एक स्टेट के पास रह जाता है जिसको एसजीएसटी कहते हैं. तो नेचुरली जो ये मेन सोर्स हैं अर्निंग के, दैट इज़ वैट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड एक्साइज ड्यूटी ऑन लीकर, अगर इनको जीएसटी में सब्ज्यूम कर दिया जाता तो स्टेट गवर्नमेंट्स को नुकसान होता, और ये मेन रिजर्वेशन था, ये मेन कंसर्न था स्टेट गवर्नमेंट्स का बिफोर रोलिंग आउट ऑफ जीएसटी. और इस कारण से फिर ऑन सो मच रिक्वेस्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट्स इन दोनों चीज़ों को जीएसटी परव्यू से अभी तक बाहर रखा गया है. सो ये बात को आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखेंगे. जो दूसरी बात है कि टैक्स को चेंज करने के लिए क्या प्रोसीजर है उसको भी आपको समझना चाहिए. तो जो भी प्रिवेलेंट टैक्स रेट हैं या कोई एक नया तरह का अगर टैक्स लाना है या कोई एक एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम है उसको हटाना है, तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 265 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन अ लॉ हैज़ टू बी मेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर. सो एक बार आर्टिकल 265 को ब्रीफली पढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 265 ईच टैक्स लेवाइड और कलेक्टेड हैज़ टू बी बैक्ड बाय एन अकम्पनिंग लॉ passed either by the parliament or state legislature. तो हर वो टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है उस टैक्स में कोई भी चेंज करने के लिए, उस टैक्स रिजाइम में कोई भी चेंज करने के लिए एक लॉ पास किया जाना चाहिए बाय द पार्लियामेंट, और हर वो टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है उस टैक्स रिजाइम में कोई भी चेंज लाने के लिए अ लॉ मस्ट बी पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. और इसी कारण से जब अभी असम के अंदर इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे वैट चेंज किया गया है, इंक्रीज़ किया गया है, तो
मैंने आपको बताया कि कैसे असम वैल्यू एडेड टैक्स 2003 को अमेंड करके ये चेंज लाया गया है। यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना। इससे रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी सवाल आ चुका है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह का था कि एनी चेंज इन द टैक्स रिजाइम कैन बी ब्रॉट ऑन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जस्ट एग्जीक्यूटिव्स कैन नॉट ब्रिंग चेंज इन द टैक्स रिजाइम। अ लॉ हैज़ टू बी पास्ड इन ऑर्डर टू ब्रिंग चेंज इन टैक्स रिजाइम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जरा ये एनालिसिस करते हैं कि आखिर असम सरकार ने ये वैट ऑन दीज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंक्रीज़ किया क्यों है। तो जो लोग इस डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं उनका ऐसा मानना है कि हाल फिलहाल में बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड लॉकडाउन द रेवेन्यू जनरेशन फॉर असम गवर्नमेंट हैज़ हॉल्टेड। तो जब रेवेन्यू जनरेट हो नहीं रही है, ऐसे हालात में असम सरकार के ऊपर कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एक तो कोविड-19 को कर्व करने के लिए उनको कई सारे स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं, साथ ही साथ जो पुअर लोग हैं, वल्नरेबल लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए असम सरकार को स्टेप लेना पड़ रहा है। और वैसे हालात में जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं चल रही हैं तो द गवर्नमेंट इज़ गोइंग ड्राई ऑन इट्स रेवेन्यू। असम सरकार के पास रेवेन्यू कम हो रहा है, जनरेट हो रहा है, और वैसे हालात में द गवर्नमेंट वाज बाउंड टू इंक्रीज वैट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द लॉस। तो ये है जस्टिफिकेशन गिवन बाय द असम गवर्नमेंट। और असम गवर्नमेंट ने साफ साफ ये भी कहा है कि ये जो इंक्रीज़ है दैट इज़ टेम्पररी इन नेचर। एक बार जब चीज़ें वापस से रोल करने लगेंगी, वंस थिंग्स गेट नॉर्मल and once lockdown is over and the revenue starts to flow to the Assam government, then the government will bring down VAT applicable on petroleum products. So ये जो increase है VAT on petroleum products that is temporary in nature in order to meet the sudden increase in demand as well as sudden decrease in revenue generation for Assam government. लेकिन इसका क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है। तो जरा क्रिटिसिज्म भी समझते हैं इस स्टेप का। देखो, हाल फिलहाल में कौन कौन से लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, इसको अगर ध्यान से समझा जाए तो हमें पता चलेगा कि मोस्टली गवर्नमेंट एजेंसीज ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ही, उनकी ही गाड़ियां चल रही हैं सड़कों पे, एंड ओनली गवर्नमेंट एजेंसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स आर यूटिलाइजिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो एक तरीके से सरकार अपने ही लोगों पे टैक्स लगा रही है, क्योंकि आम आदमी तो देखो अभी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा है इन दिस लॉकडाउन। मोस्टली द गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट vehicles are plying on the roads. So this step is being criticized as government is taxing the government itself. Second, गवर्नमेंट एजेंसीज के अलावा, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स के अलावा अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो वो है मेडिकल प्रोफेशनल्स, पुलिस कैडर, वो अपने पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं टू रीच टू देयर ड्यूटी। और वैसे हालात में हम इन लोगों के ऊपर अननेसेसरी बर्डन इंक्रीज कर रहे हैं। एक तो दीज पीपल आर सर्विंग अस इन दिस टाइम ऑफ इमरजेंसी, ऑन द अदर हैंड वी हैव इंक्रीज्ड वैट दैट विल अननेसेसरीली इकोनॉमिकली हार्म मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड पुलिस कैडर। तीसरा जो क्रिटिसिज्म इस स्टेप का, दैट इंक्रीज इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट कॉस्ट विल लीड टू इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और इसका स्पाइरलिंग इफेक्ट होगा, इसका कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होगा। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्राइस का इंक्रीज होने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई होने से फूड ग्रेन्स वेजिटेबल्स के कॉस्ट हाई होंगे, और इससे अननेसेसरी कॉमन मैन पे असर पड़ेगा। वैसे भी सो मैनी पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइवलीहुड बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, एंड इन सच सर्कमस्टांसेस अननेसेसरी इंक्रीज इन सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइक फूड ग्रेन एंड वेजिटेबल विल एक्ट एज डबल वैमी ऑन कॉमन मैन। तो इस तरीके से इस स्टेप को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। The next article is taken from international segment. It is about fixing accountability for COVID-19. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं। हाल फिलहाल में यानी कि परसों 21 अप्रैल को यूएसए के एक स्टेट मिसौरी ने एक लॉ सूट फाइल किया है, एक केस फाइल किया इन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ यूएसए अगेंस्ट चाइना, होल्डिंग चाइना अकाउंटेबल फॉर इट्स नेग्लिजेंस इन हैंडलिंग कोविड-19। तो यूएसए का एक स्टेट है, आपको पता है उनके 50 स्टेट्स हैं, उनमें से एक स्टेट है मिसौरी, उसने
अपने ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चाइना के अगेंस्ट एक केस रजिस्टर कर दिया है कि चाइना के नेग्लिजेंस के कारण ये कोविड-19 पूरे दुनिया भर में स्प्रेड हुआ और इसके कारण इतना सारा लॉस उठाना पड़ रहा है पूरी दुनिया को। आपको पता है मोर देन 1,50,000 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ एंड इकोनॉमिक लॉसेस आर येट टू बी क्वान्टिफाइड, लेकिन दैट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन फॉर द टाइम बीइंग। इवन IMF हैज सेड दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ ग्रेट लॉकडाउन, एक मैसिव स्लोडाउन की तरफ पूरी दुनिया मूव कर रही है। सो देयर इज़ नो डाउट दैट दिस कोविड-19 हैज़ अनलीस्ड ह्यूज सोशल एंड इकोनॉमिक डैमेज फॉर एंटायर वर्ल्ड और इस कारण से समवन हैज़ टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। ऐसी चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो, इस कारण से ग्लोबली हमारी एजेंसीज़ को, हमारी सरकारों को साथ आकर के अकाउंटेबिलिटी ज़रूर इंश्योर करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का डैमेज है ऐसा डैमेज तो पूरी दुनिया दोबारा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये जो केस किया है चाइना के ऊपर मिसौरी स्टेट ने, इसी तरह की प्लानिंग कर रही है जर्मन गवर्नमेंट भी। इनफैक्ट US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है दैट ही विल फाइल अ लॉ सूट अगेंस्ट चाइना। सो अब इस पे समझते हैं कि चाइना का क्या रिस्पॉन्स है। चाइना हैज सेड दैट इट इज़ अ सोवरेन स्टेट and any such case or lawsuit filed against China in any other country do not put any accountability on China। तो चाइना ने साफ साफ मना कर दिया कि इस तरह का कोई भी केस चाइना के ऊपर किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स नहीं करता है, सेटअप नहीं करता है। सो एक बार ये दो टर्म को ज़रा ध्यान से समझते हैं, सोवरेनिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। देखो, as I discussed, given the massive catastrophe that COVID-19 has unleashed on entire world, it is very important to establish accountability in order to avoid such events in future। और ऐसा नहीं है कि द वर्ल्ड कंट्रीज शुड डाउट चाइना ओनली, वी आर टॉकिंग अबाउट फिक्सिंग द अकाउंटेबिलिटी, बट देर इज़ नो डाउट दैट दिस आउटब्रेक स्टार्टेड फ्रॉम चाइना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पेशेंट जीरो, बट मेजर आउटब्रेक तो चाइना में ही हुआ। दैट चाइना ऑल्सो कैन नॉट डिनाई, चाइना ऑल्सो हैज एक्सेप्टेड दैट दिस आउटब्रेक हैड स्टार्टेड फ्रॉम द वेट मार्केट ऑफ वुहान सिटी ऑफ चाइना। सो जब आउटब्रेक चाइना से हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन भी चाइना से ही स्टार्ट होनी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग accountability should also start from the Wuhan city of China। और प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें कि any international efforts taken by world agencies or world countries to start investigation in order to fix accountability is being blocked by China, and China claims that it will hamper its sovereignty। फॉर एग्जाम्पल, आपको हाल फिलहाल में पता होगा कि USA ने एक सजेशन दिया था कि USA's टीम ऑफ एक्सपर्ट्स वुड लाइक टू विजिट द वायरोलॉजी लैब ऑफ वुहान, जहां से सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ये वायरस लीक हुआ था। लेकिन चाइना ने इस तरह के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, क्लेमिंग दैट इट विल लीड टू हैम्पर ऑन सोवरेनिटी ऑफ चाइना। तो एक बार जरा ये टर्म समझते हैं, सोवरेनिटी ये है क्या। सरल शब्दों में मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जो टर्म इस्तेमाल कर रहा है चाइना बार बार, सोवरेनिटी, दैट इज़ नॉट अलाउिंग वर्ल्ड कंट्रीज टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी फॉर कोविड-19। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस टर्म सोवरेनिटी। सोवरेनिटी इज द फुल राइट एंड पावर ऑफ अ गवर्निंग बॉडी ओवर इटसेल्फ विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड सोर्स और बॉडीज़। सरल शब्दों में कोई भी कंट्री अपने आप को जब सोवरेन कहती है, उसका मतलब ये है कि दैट कंट्री इज़ फ्री टू मेक एनी डिसीजन विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। वैसे कंट्री को हम कहते हैं सोवरेन। और पूरी दुनिया में सारी सरकारें सोवरेन हैं, सारी कंट्री सोवरेन हैं। किसी कंट्री को हम कंट्री स्टेटस तभी देते हैं, तभी मानते हैं कि वह कंट्री है, जब वहाँ की सरकार सोवरेन हो। सोवरेन का मतलब वो अपने से रिलेटेड, अपने देश से रिलेटेड, अपने लोगों से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से फ्री हो, तभी हम कहते हैं दैट कंट्री इज सोवरेन। एंड विद दिस technical definition, all countries are sovereign and the government of the respective countries enjoy sovereignty। फॉर एग्जाम्पल, हमारी सरकार पूरी तरह से सोवरेन है, वो अपने से रिलेटेड, इंडिया के लोगों से रिलेटेड, इंडिया की टेरिटरी से रिलेटेड जो भी डिसीजन चाहे वो ले सकती है। नेवरदलेस हम बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, यूनाइटेड नेशन, WTO, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हैं जिनके डिसीजंस को मानते हैं, बट that does not hamper our sovereignty because we are free to walk out or move out of all those institutions। हम लोग इनके decisions को मानते हैं as long as we are willing to be part of such organizations, but the moment our government decides to move out of WTO cannot force us to be part of WTO। so that is the meaning of sovereignty। हम WTO
के पार्ट हैं with our own willingness, but we are free to move out of WTO. As long as we are part of WTO, as long as we are part of UNFCCC, we are taking their guidelines, we are accepting and enforcing their guidelines, but we are free to move out. That means we are sovereign. तो इस तरीके से दुनिया की सारी सरकारें सोवरेन हैं, और सोवरेनिटी एक चैलेंज इमर्ज होकर के आता है इन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी द वे वी आर फेसिंग प्रॉब्लम इन करेंट सिचुएशन. अभी चाइना अपनी सोवरेनिटी का एक्सरसाइज करते हुए, चाइना इज सेइंग दैट इट इज़ फुल्ली फ्री टू मेक डिसीजन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ओन टेरिटरी, इट्स ओन पीपल. और इसी कारण से चाइना ने डिनाई किया है बार बार वो फिगर्स भी देने को जो लोगों को लगता है, वर्ल्ड कंट्रीज़ को लगता है कि द एक्चुअल फिगर्स रिगार्डिंग डेथ्स एंड कैजुअलिटीज़ फॉर कोविड-19. चाइना ने जो फिगर्स दे दिया वो वर्ल्ड कंट्रीज़ को मानना होगा, एंड नो वन कैन गो देयर एंड इन्वेस्टिगेट. चाइना इज़ नॉट इवन अलाउइंग इंटरनेशनल जर्नलिस्ट टू गो एंड कवर द number of casualties that have happened in China because of COVID-19, and China is able to do it because of the sovereignty that Chinese government exercises on its own people and its own territory. So as I said, exercising its sovereignty, China can reject any international attempt against it. For example, recently China rejected US request for investigating Wuhan virology lab that is suspected to have leaked the virus. तो सोवरेनिटी इज़ कमिंग एज अ ब्लॉकेज इन फिक्सिंग द अकाउंटेबिलिटी. तो यहाँ पे सवाल उठता है, क्या यूनाइटेड नेशन कोई भी इस तरह की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है चाइना के अगेंस्ट फॉर इट्स लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन कर्बिंग कोविड-19? तो इसको भी ज़रा सा एनालाइज करते हैं, क्या यूनाइटेड नेशन इसमें कोई रोल प्ले कर सकता है? तो यूनाइटेड नेशन की देखो आज के टाइम में ये 5 प्रिंसिपल ऑर्गन वर्क कर रही हैं. जनरल असेंबली, ये 5 प्रिंसिपल ऑर्गन के मेन काम तो हम डिस्कस कर चुके हैं. देखो, और इन जनरल असेंबली मैंने आपको बताया कि वो जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं वो डिसाइड करती है किस किस कामों के लिए क्या फ़ंड होगा, अलग अलग एजेंसीज में कैसे लोग अपॉइंट होंगे. अगर 2 कोई एजेंसी है जो इस केस में चाइना के अगेंस्ट अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकती हो तो वो है सिक्योरिटी काउंसिल और दूसरा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. तो इन दोनों एजेंसीज को देखते हैं कि कैन दे हेल्ड चाइना रिस्पॉन्सिबल. अगर सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू इनिशिएट एनी प्रोसीडिंग अगेंस्ट चाइना इन सिक्योरिटी काउंसिल बिकॉज चाइना इज़ अ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सो मेनी टाइम दैट चाइना इज़ वन ऑफ द P5 मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. सो चाइना कैन वीटो एनी रिजोल्यूशन अगेंस्ट इट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. तो सिक्योरिटी काउंसिल में तो कोई भी डिसीजन लेना चाइना के अगेंस्ट इम्पॉसिबल है. अब जरा देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई एक्शन लिया जा सकता है? कई बार मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपको बता चुका हूं. इन माय न्यूज़पेपर एनालिसिस आई हैव टोल्ड यू दैट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज जुडिशियल विंग ऑफ यूनाइटेड नेशन, जिसकी मेन जिम्मेदारी है कि कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो 2 कंट्रीज़ के बीच में तो उसको रिजॉल्व करना. इंटरनेशनल डिस्प्यूट किस ग्राउंड पे होता है? कोई भी इंटरनेशनल लॉ अगर कोई एक कंट्री वायलेट करे तो दूसरा कंट्री उसके अगेंस्ट चैलेंज कर सकता है, केस कर सकता है इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. फॉर एग्जांपल, इंडिया ने केस किया है इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर वायलेशन ऑफ वियना कन्वेंशन इन कुलभूषण जाधव केस. ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं. तो अब देखते हैं कि क्या इस पर्टिकुलर केस में हम चाइना के अगेंस्ट कोई इस तरह का केस कर सकते हैं ICJ में, और क्या उससे हमें कुछ अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में क्या मदद मिल सकती है. तो ICJ कैसे काम करता है जरा वो भी प्रोसेस समझते हैं. देखो, इस केस में हो सकता है कि चाइना के अगेंस्ट हम कुछ एक एलिगेशन लगा दें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि उसने कोई भी इंटरनेशनल नॉर्म्स को वायलेट किया है, वर्ल्ड हेल्थ रेगुलेशंस को वायलेट किया है, कि उसको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए इन ट्रांसपेरेंट मैनर. तो हम इस तरह के कोई भी एलिगेशन जरूर लगा सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में. पहली बात तो चाइना उस पहले ही मोमेंट में रिजेक्ट कर सकता है दैट इट डज़ नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ ICJ. तो उस केस में वैसे ही वो केस फर्स्ट इंस्टेंस में ही रिजेक्ट हो जाएगा इफ़ चाइना रिफ्यूजेज टू बी पार्ट ऑफ दिस केस. लेकिन और चाइना कौन से ग्राउंड पर रिजेक्ट कर सकता है? अगेन सोवरेनिटी. चाइना विल से दैट दिस केस विल हैम्पर सोवरेनिटी ऑफ चाइना, सो चाइना वुड नॉट लाइक टू टेक पार्ट इन दिस पर्टिकुलर केस. लेकिन अगर चाइना ने मान लो इस केस में हिस्सा लिया भी तो भी प्रोसीजर ज़रा समझते हैं. ICJ में किसी भी केस को एडजज करने के लिए 5 जजेज होते हैं. 2 जज होते हैं फ्रॉम बोथ साइड्स. मान लो इंडिया ने केस किया या US ने केस किया तो इंडिया या US अपने साइड से 2 जज देगा और चाइना अपने साइड से 2 जज देगा, और एक जज जो होगा वो इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर होगा, इंडिपेंडेंट साइड से आएगा. एंड डिसीजन विल बी टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट.
और उसके बावजूद भी अगर जो भी फाइनल डिसीजन आता है दैट कैन बी रिजेक्टेड बाय चाइना ऑन ए ग्राउंड दैट इट इज़ ए सोवरेन स्टेट, सो इट इज़ नॉट बाउंड टू फॉलो इट्स ऑर्डर। देखो, एक दो दिनों पहले मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपको बताया था द कॉन्सेप्ट ऑफ साइनिंग एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ इट। वो उस कॉन्सेप्ट में भी सोवरेनिटी प्ले में आता है। जब पार्लियामेंट उसको रेटिफाई करती है तो उसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट फॉर द टाइम बीइंग अलाउ कर रही है कि वो इस इंटरनेशनल लॉ को अपने देश में एप्लीकेबल होने देना चाहती है। लेकिन जब चाहे पार्लियामेंट कानून बना करके उस इंटरनेशनल लॉ को वापस से रिफ्यूट भी कर सकती है, रिवोक भी कर सकती है। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू कि किसी भी देश में कौन सा कानून चलेगा, कौन से डिसीजंस लिए जाएंगे, वो उस देश की सरकार डिसाइड कर सकती है और कोई डिसाइड नहीं कर सकता। इंटरनेशनल एजेंसीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या वर्ल्ड कंट्रीज की बातें तब तक अप्लाई होंगी किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री में जब तक वहाँ की सरकार उसको कंसेंट देती है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी एक तो उसके अगेंस्ट, अगर चाइना के अगेंस्ट कोई केस लेता है तो चाइना फर्स्ट इंस्टेंस में उसको रिजेक्ट कर सकता है, और अगर केस ले करके भी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने चाइना के अगेंस्ट कोई डिसीजन सुनाया भी तो चाइना बाद में उसको रिजेक्ट कर सकता है फ्रॉम एक्सेप्टिंग इट। तो सवाल ये उठता है कि क्या सर यूनाइटेड नेशन के बाहर कोई एक ऐसी एजेंसी है जो चाइना के अगेंस्ट कोई एक डिसीजन ले सके? क्या इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए यूएन के बाहर भी कोई एजेंसी है? आंसर इज यस, देयर इज़ वन मोर एजेंसी दैट वर्क्स आउटसाइड यूनाइटेड नेशन। उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। उसका नाम है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ लोकेटेड एट द हेग इन नीदरलैंड। तो एक और इस तरह के आप समझ लो कि एक इंटरनेशनल कोर्ट है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई आर्बिट्रेशन हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए काम करती है। एक तरह के ट्रिब्यूनल है या एडजुडिकेटिव एजेंसी है जो इंटरनेशनल लेवल के डिस्प्यूट्स बिटवीन टू गवर्नमेंट्स और बिटवीन इवन प्राइवेट पार्टीज़ को रिजॉल्व करती है। एंड एज यू कैन सी चाइना इज़ पार्ट ऑफ दिस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये जो ग्रीन कलर और ब्लू कलर से हमने कंट्रीज रिप्रेजेंट किए हैं, दे ऑल आर पार्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। सो चाइना एज वेल एज इंडिया, बोथ ऑफ देम आर पार्ट ऑफ दिस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। सो इसके हिसाब से चाइना के अगेंस्ट कोई एक केस किया जा सकता है इन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। एक बात को आपको ध्यान रखना है कि ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज आउटसाइड यूनाइटेड नेशन। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, दे कंफ्यूज बिटवीन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उनको लगता है कि दोनों सेम ही है, बट नो, दे आर नॉट सेम। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज जुडिशियल विंग ऑफ यूनाइटेड नेशन, while परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज नॉट रिलेटेड विथ यूनाइटेड नेशन। इट इज अ सेपरेट intergovernmental body that settles international dispute between two countries or even between two private players। वो बात अलग है कि इन दोनों का ऑफिस सेम बिल्डिंग में है और उस बिल्डिंग का नाम है द पीस पैलेस इन द हेग नीदरलैंड। और ये जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, इसको ऑब्जर्वर का स्टेटस मिल रखा है इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। उसके अलावा इस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का कोई रिलेशन है नहीं विथ यूनाइटेड नेशन। फिर से वापस उसी सवाल पे आ जाते हैं कि ठीक है सर, यूनाइटेड नेशन तो अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स कर सकता चाइना की, क्या परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस किया जा सकता है अगेंस्ट चाइना? आंसर इज यस, चाइना के अगेंस्ट फिर से हम केस कर सकते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, बट अगेन चाइना इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द वर्डिक्ट ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इसी तरह का हाल फिलहाल में एक ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है जहाँ पे फिलीपींस ने कंप्लेन किया था इन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अगेंस्ट चाइना। चाइना, आपको पता है, उसने एक इस तरह के वर्चुअल आर्टिफिशियल लाइन ड्रॉ कर रखे हैं इन साउथ चाइना सी, जिसको 9 डैश लाइन बोलते हैं। इस तरह के 9 डैशेज उसने ड्रॉ करके इसके अंदर के जितने भी आइलैंड्स हैं या जितने भी इकोनॉमिक रिजर्व्स हैं उन सब पे अपनी सोवरेनिटी क्लेम कर दी है। इसको हम कहते हैं 9 डैश लाइन। ये 9 डैश लाइन कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये 9 डैश लाइन के अगेंस्ट फिलीपींस ने केस किया था इन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अगेंस्ट चाइना। फिलीपींस ने कंप्लेन किया था ऑन द ग्राउंड कि दिस डिसीजन ऑफ चाइना ऑफ ड्रॉइंग 9 डैश लाइन in South China Sea is violation of International Nations Convention on Laws of Sea। तो UNCLOS के कन्वेंशन के अगेंस्ट चाइना ने ये 9 डैश लाइन ड्रॉ किया है।
इन साउथ चाइना सी। तो ये कंप्लेन किया था फिलीपींस ने इन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अपना डिसीजन भी दिया इन फेवर ऑफ फिलीपींस। उसने कहा कि चाइना हैज़ नो हिस्टोरिकल राइट्स बेस्ड ऑन दिस 9 डैश लाइन मैप। फिर भी चाइना ने रिजेक्ट कर दिया द डिसीजन ऑफ दिस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, claiming that China is a sovereign country and it is not bound to accept a decision of any international agency। देखो हमारे देश में भी ऐसा नहीं है कि चाइना अकेला इस तरह के डिसीजंस लेता ऑन द ग्राउंड ऑफ सोवरेनिटी। हम लोग भी कई बार जब कश्मीर पे कोई एक इंटरनेशनल एजेंसी अपना ओपिनियन देती है तो बार बार हम उनको रिमाइंड कराते हैं कि वी आर सोवरेन कंट्री एंड वी आर फ्री टू मेक एनी डिसीजन विथ रिस्पेक्ट टू आवर ओन पीपल एंड आवर ओन टेरिटरी। सो डोंट गेट कन्फ्यूज कि चाइना यूनिलेटरली इस तरह का टर्म सोवरेनिटी का इस्तेमाल करता। दुनिया की सारी कंट्रीज ये सोवरेनिटी का इस्तेमाल करती रहती हैं। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक कि किसी भी कंट्री को एक्सटर्नली आप कोई भी बात इन्फोर्स नहीं करा सकते बिकॉज दैट कंट्री इज सोवरेन, द गवर्नमेंट इज सोवरेन। सो अब सवाल ये उठेगा कि सर फिर अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स की जाए। इस केस में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरह के अगर इवेंट्स रिपीट हुए दुनिया में तो फिर इस पूरी दुनिया का सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल होगा। सो द पॉइंट इज, कंक्लूजन इस पूरे आर्टिकल का यही निकल के आता है कि चाइना कैन नॉट बी हेल्ड लीगली अकाउंटेबल थ्रू इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स। इंटरनेशनली कोई इस तरह की मैकेनिज्म है ही नहीं जो चाइना को अकाउंटेबल बना सके। हम लोग इकोनॉमिक सैंक्शंस जरूर लगा सकते हैं चाइना के ऊपर। कोई यूनिलेटरली, मान लो यूएस ने फैसला लिया कि आज से वो चाइना के साथ ट्रेड नहीं करेगा, जापान ने फैसला लिया कि वो चाइना के साथ ट्रेड नहीं करेगा, जैसे कि यूएस ने ईरान के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगाए। वो यूनिलेटरल डिसीजन है, वो इंटरनेशनल कोई मैकेनिज्म नहीं है। बट फिर भी चाइना के अगेंस्ट इस तरह के स्टेप लेना इम्पॉसिबल है क्योंकि चाइना अपने आप में एक इकोनॉमिक सुपर पावर है और जिस तरह की हेजेमनी चाइना एंजॉय करता है, इकोनॉमिक हेजेमनी इन वर्ल्ड, चाइना को साइडलाइन करना, चाइना को आइसोलेट करना इकोनॉमिकली इज़ डिफ़िकल्ट। WTO प्लेटफॉर्म पे अगर हम चाइना को बैन कर देंगे तो बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेड अपने आप रुक जाएंगे। सो इस तरह के एक्शंस भी यूनिलैटरली लेना पॉसिबल नहीं है। So the basic point is that it is almost impossible to fix accountability on China by building some international pressure on China. So the only option left is internal democratic protest and political restructure. देखो इस कोविड-19 आउटब्रेक के सबसे बड़े जो सफ़रर हैं और जो पहली कैजुअलिटी है वो तो चाइनीज़ लोगों के ऊपर ही हुई है। और जब दुनिया भर के अब डेटास को अगर देख लिया जाए तो अब ये बात तो क्लियर है कि द डेटा दैट चाइनीज़ गवर्नमेंट हैज़ शेयर्ड ऑफ कैजुअलिटी ऑफ अबाउट 4,500 पीपल इज मिसलीडिंग। इतनी कम कैजुअलिटी चाइना में हो ही नहीं सकती। तो चाइना के अंदर कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुई होगी और उसको चाइना छुपा रहा है। सो देयर इज़ नो डाउट कि चाइनीज़ पीपल आर द फर्स्ट एंड मेजर सफ़रर और इस कारण से दे मस्ट रियलाइज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। वहाँ पे इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक आर्टिकल शेयर कर चुका हूँ जहाँ पे उन जिन डॉक्टर्स ने, खासकर ले वेनलियांग डॉक्टर थे जिन्होंने इस वायरस के बारे में सबसे पहले जिक्र किया था और उनके खिलाफ ही केस कर दिया गया था, उनको ही जेल भेज दिया गया था बाय द चाइनीज़ अथॉरिटीज़। तो लोगों को रियलाइज़ करना पड़ेगा द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। दे मस्ट रियलाइज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक फीचर इन द पॉलिटिकल सिस्टम। दे मस्ट रियलाइज़ दैट द अथॉरिटेरियन रिजाइम ऑफ चाइना इज़ नाउ नॉट जस्ट थ्रेट फॉर पीस इन अक्रॉस द ग्लोब बट इट इज़ ऑल्सो थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल of their own people. So internal democratic resistance against the authoritarian regime of China is the only option that can help in establishing the accountability. People of China must come up and they should focus on restructuring the political system of China because it is clear that any authoritarian regime across the world is not just threat for their own people but threat for entire world. This COVID-19 episode has made it clear. और जिस तरह का प्रोटेस्ट हांगकांग में चल रहा है, जिनजियांग में चल रहा है, इस तरह का प्रोटेस्ट आने वाले टाइम में चाइना के अलग अलग प्रोविंस से आएंगे एंड चाइना विल हैव टू एक्सेप्ट द अकाउंटेबिलिटी। इट हैज़ टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी एंड दिस इंटरनल मैकेनिज्म इज द ओनली सॉल्यूशन। इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे यू कैन अटेम्प्ट वन मेंस आंसर राइटिंग। So the question can be like this: do you think China can be made accountable for COVID-19 by international pressure, or is there need of internal democratic assertion for establishing accountability? इस पूरे डिस्कशन के बाद आई बिलीव कि आप ये आंसर आराम से लिख पाएंगे।
The next article is again taken from international segment. It is about World Press Freedom Index. India slips further in World Press Freedom ranking. और इससे रिलेटेड सवाल आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो, जैसा कि आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं, इंडिया की रैंक ख़राब हो गई है वापस से इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। पिछले साल यानी कि 2019 में इंडिया की रैंक थी इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 140 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, जबकि इस साल 2020 में इंडिया की रैंक 2 स्पॉट और ख़राब हो गई है एंड इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा जा सकता है कि आखिर ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पब्लिश कौन करता है। द आंसर इज दैट एन इंटरनेशनल NGO रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पब्लिश वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और इंडिया का परफॉर्मेंस खराब होता जा रहा है बिकॉज ऑफ वायलेंस कमिटेड बाय पुलिस एंड पॉलिटिकल पार्टीज ऑन जर्नलिस्ट्स। The next article is taken from national segment. It is about ordinance to amend Epidemics Act, and this topic can also be asked in upcoming prelims exam. So जरा न्यूज़ देखते हैं। तो भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल करते हुए एपिडेमिक्स डिजीज़ एक्ट 1897 को अमेंड किया है और इस एक्ट को अमेंड करके उन्होंने कुछ नए प्रोविजंस लाए हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रोविजंस, attack on healthcare personals engaged in COVID-19 management shall be treated as a cognizable and non-bailable offence. The offender may be punished with 7 years of jail imprisonment and ₹5 lakh fine. ऑर्डिनेंस के बारे में ज़रा सा ब्रीफली समझ लेते हैं। ऑर्डिनेंस वैसे हमने अपने बेसिक पॉलिटी क्लास में तो कर ही रखा है। अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस टू ब्रिंग चेंज इनटू एनी लॉ और टू इस्टेब्लिश एनी न्यू लॉ ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट सेशन में ना हो उस टाइम में तो कोई कानून बन नहीं सकता, और वैसे हालात में अगर कोई कानून बनाने की ज़रूरत है तो उस कानून को ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया जाता है, और उस ऑर्डिनेंस को लाते हैं थ्रू प्रेसिडेंट्स प्रोमलगेशन, और दैट कैन बी डन अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार जब पार्लियामेंट सेशन में आ जाती है तो within 6 weeks of the session of the parliament the ordinance must be passed by the parliament for it to sustain, otherwise this ordinance lapses। और वैसे ही स्टेट लेवल पे स्टेट सब्जेक्ट्स में कोई अगर कानून बनाना है when the state legislative assembly is not in session then an ordinance can be brought by governor of that particular state under article 213 of the constitution। so याद रखना 123 for the president for central subjects while article 213 by the governor of a particular state for state subjects। The next article is taken from economy segment. It is about Facebook, who has bought 9.99% stake in Jio. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view। So देखते हैं, पहले न्यूज़ समझते हैं। तो फेसबुक ने 9.99% स्टेक खरीदा है इन जियो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और इसके लिए फेसबुक ने लगभग 44,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सो ओवरऑल जियो टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स की इवैल्यूएशन की गई थी लगभग 4 लाख करोड़, 4.5 लाख करोड़, और उसका 10% इन्वेस्टमेंट फेसबुक ने किया है, यानी कि लगभग 44,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया है फेसबुक ने इन जियो प्लेटफॉर्म। एंड this has now become India's largest foreign investment in technical sector so far। सो इसके बाद फेसबुक और जियो ने साथ मिलकर के अनाउंस किया है दैट द फर्स्ट प्रोडक्ट दे विल बी लॉन्चिंग इज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट विल कनेक्ट अबाउट 3 करोड़ किराना स्टोर्स इन आवर कंट्री विद कंज्यूमर्स टू इंश्योर होम डिलीवरी ऑफ डेली यूज आइटम्स। तो जितने भी हमारे किराना दुकान वाले हैं उन सबको कनेक्ट किया जाएगा विद कंज्यूमर्स ताकि वो होम डिलीवरी कर पाए। तो सरल शब्दों में जैसे कि स्विगी, जोमेटो ये फूड डिलीवरी कराते हैं, वैसे ही ये लोग एक इस तरह का प्लेटफॉर्म लेकर के आएंगे जिससे किराना स्टोर से, प्रोविजनल स्टोर से जो हमारे डेली यूज के सामान हैं वो होम डिलीवरी हो पाएँ। सो अब ज़रा सा समझते हैं कि इस तरह के ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स का
जब दो बड़ी कंपनियां साथ में आती हैं और वो मिल कर के कोई एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करती हैं तो उसके फ़ायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। तो फ़ायदे तो देखो हैं कि जब व्हेन टू बिग कंपनीज विल कम, ऑफ कोर्स दे विल प्रोवाइड अ बिग प्लेटफॉर्म, सो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और लोगों के लाइफ में कन्वीनियंस आती है। तो वो एक बेहतर प्रोडक्ट लेकर के आते हैं दैट नो डाउट विल ब्रिंग एम्प्लॉयमेंट एंड ब्रिंग कन्वीनियंस इन लाइफ ऑफ पीपल। लेकिन उसके कुछ चैलेंजेज भी हैं, जो चैलेंजेस को हमें समझना चाहिए। जब दो बड़ी कंपनियां एक साथ आती हैं, सो इट कैन क्रिएट ए मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल इन इकोनॉमी। जब दो बड़ी कंपनी आती हैं तो जो छोटे एंटरप्रेनर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए इट बिकम्स अनइवन कॉम्पिटिशन एंड फॉर देम इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सर्वाइव। फॉर एग्जांपल इसी केस में अब जियो और फेसबुक साथ में आ जाएंगे तो जो ये नए स्टार्टअप्स निकल के आ रहे हैं, आपने ऐड भी देख रखा होगा खाता बुक टाइप, ये सारे स्टार्टअप्स तो अब उनका इनसे कम्पीट कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो सच ह्यूज कोलैबोरेशंस बिटवीन टू बिग कंपनीज डज नॉट अलाउ न्यू बिजनेसेस टू प्रॉस्पर। और इससे होता क्या है दैट इट किल्स कॉम्पिटिशन एंड इट डज नॉट अलाउ सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन एंटरप्रेनर्स एंड कैपिटलिस्ट टू कम अप। जो कुछ लोग कैपिटलिस्ट हैं वही कैपिटलिस्ट बने रहेंगे, जो कुछ एंटरप्रेनर्स हैं वही बने रहेंगे और बाकी सब लोग बस एम्प्लॉयज़ बन के रह जाएंगे। इट वॉन्ट अलाउ द न्यू एंटरप्रेनर्स, न्यू कैपिटलिस्ट टू कम अप, जिसको सेकेंड या थर्ड जनरेशन कैपिटलिस्ट कहते हैं। अब हमारे यहाँ पे जैसे टाटाज, अंबानीज, बिरलाज, रुयाज, दे आर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर्स और कैपिटलिस्ट। और अगर इस तरह की मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज को कर्ब नहीं किया गया देन सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन एंटरप्रेनर्स विल नॉट कम अप, क्योंकि दे वॉन्ट बी एबल टू स्टैंड द कॉम्पिटिशन। और इसी कारण से ये जो नया डील हुआ है बिटवीन फेसबुक एंड जियो, इसको कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया स्टडी कर रहा है। और अब उनके तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से ये अनाउंसमेंट आई है कि अनलेस कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट अप्रूव द न्यू डील, दिस डील कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी समझ लेते हैं। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है दैट हैज़ बीन क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू अ लॉ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, जिसका ऑब्जेक्टिव ही है टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस दैट हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन एंड प्रमोट एंड सस्टेन कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। हर एंटरप्रेनर को, हर बिजनेस को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो देखते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इस नए डील को अप्रूव करती है या नहीं। In our segment 400 most probable topics for upcoming UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 211 to 215. Topic number 211 is Ascot Musk Deer Sanctuary. This sanctuary is located 54 km from Pittorgarh near Ascot in Uttarakhand state of India. The sanctuary has been set up primarily with the objective of conserving musk deer and its habitat. सरल शब्दों में इस तरह का सवाल आएगा, कभी कभार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कहाँ पे इससे सवाल पूछ लेते हैं। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस साल न्यूज़ में था तो सीधा सीधा वो सवाल पूछ लेंगे दैट दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज लोकेटेड इन विच स्टेट। Please attempt this question. Topic number 212. This is very important for this year. Petroleum and Explosive Safety Organization, PESO. So Petroleum and Explosive Safety Organization is a department formed by Government of India under Department for Promotion of Industry and Internal Trade under Ministry of Commerce and Industry to administer Explosive Act of 1884, Explosive Substance Act, Petroleum Act of 1934, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1952, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो इतने सारे एक्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए भारत सरकार ने एक एजेंसी बनाई है, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सारे एक्ट को याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात जो ध्यान रखनी है कि ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करेगा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर हमने ये नहीं पढ़ रखा है तो हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट कहेगा कि दिस मस्ट बी वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, और वो गलत होगा। दिस पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इन सारे एक्ट्स को एडमिनिस्टर कराना, इम्प्लीमेंट कराना। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक।
The next article, the next topic is topic number 213. It is about places in news, जो इस साल न्यूज़ में रहे। ऐसे सवाल भी आ जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। सो ये 3 जगह हैं जो इस साल न्यूज़ में थे: थेनगर चार ऑफ बांग्लादेश, ट्रक आइलैंड ऑफ इंडिया एंड तुलागी आइलैंड ऑफ सोलोमन आइलैंड्स। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिक्स ऑफ दिस टॉपिक. Topic number 214 is about Theyyam. Theyyam is a popular ritual form of worship in Kerala, and it is predominantly followed in Kola Thanudu area and also in South Kannada and Kodagu of Karnataka as a living cult with several thousand-year-old tradition, rituals and customs. Please attempt this topic based on this. Please attempt this question based on this topic. Topic number 215 is Joint Declaration of Peace and Friendship. ये टॉपिक भी इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है. Joint Declaration of Peace and Friendship was in news recently because this deal was signed between Eritrea and Ethiopia to normalize the relation between these two countries. इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में पिछले 20 सालों से हॉस्टिलिटी चल रही थी बिकॉज ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट, और इस डील को, जिसका नाम है जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, इसको साइन कराने में बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है इथोपियन प्राइम मिनिस्टर अबे अहमद ने, जिस कारण से उनको 2019 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है. तो इस कारण से ये डील न्यूज़ में था और इम्पॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है. सो प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. This is the answer of question number 206 to 210 that we had discussed or given in yesterday's newspaper analysis. Today's question, that is question number 211 to 215, can be attempted by you people, and you can submit the answer in the comment section. We will be giving answer of these topics in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.